सो गाइस गुड मॉर्निंग। अभी जो हम चैप्टर करने वाले हैं, अगेन जैसा कि मैंने लास्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बोला था, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ योर लाइफ। नॉट ओनली सिर्फ आपके 11th क्लास के लिए, बट इट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ, क्योंकि 12th में भी आपको यही चीज चाहिए। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सीए करोगे, सीएस करोगे, एमबीए करोगे, आपको ये चैप्टर हमेशा मिलने वाला है। ठीक है। सो कौन सा चैप्टर हम कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे फाइनल अकाउंट्स। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा था कि फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और कौन से अकाउंट में कौन सा आइटम आता है। तो हमने ये देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हम बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं, सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनकम जो है वो हमारे पी&एल में आ जाती है, एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो हमें हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस और पोजीशन पता चलता है। ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी कैलकुलेट करे थे जहां पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट या क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट कैसे होंगे, ये कैलकुलेट करना था। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर, या फिर इसी चैप्टर का एक्सटेंशन, जिसको हम बोलेंगे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। बात आती है कि गाइस ये एडजस्टमेंट होता क्या है। फाइनल अकाउंट्स तो हमें पता है, व्हाट आर द एडजस्टमेंट। सो गाइस, सिंस हमें ये पता है दैट while doing accounting we follow a principle that is known as accrual principle and another principle that is matching principle। इन दोनों ही प्रिंसिपल का बेस लगभग सेम है। दोनों ही क्या बोलते हैं कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ करंट ईयर, you have to include all the things which are related to current year, whether we have received it or not, or whether we have paid it or not। मतलब अगर मुझे इस साल में इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस 12,000 देना है, लेकिन मैंने पे ओनली 10,000 किया है, पर मुझे 12,000 ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, चाहे मैंने 2,000 बाकी पे किया है या नहीं पे किया है। तो एक्रुअल और मैचिंग दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग सेम है। सो हमें इन दोनों प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। इसी कारण से जब हम ईयर एंड पर पहुंचते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाते हैं जिसका हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि ईयर एंड पे ही आपको पता चलता है कि आपने अमाउंट ज्यादा दे दिया है या कम दिया है। अगर आपने ज्यादा दे दिया है तो जितना एक्स्ट्रा है जो इस साल से रिलेटेड नहीं है उसको हटाना पड़ेगा, और अगर आपने कम दिया है और वो इस साल का है तो आपको उसे इंक्लूड करना पड़ेगा। सो इस तरीके से ईयर एंड पे फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको रेंट पे करना था 1,000 पर मंथ, 1,000 पर मंथ हमको देना था, बट एक्चुअल रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, एक्चुअल रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर हमने 14,000 पे कर दिया। तो बताइए, जब मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा तो उसमें मुझे एक्सपेंसेस कितने शो करने पड़ेंगे, 12,000 या फिर 14,000? 12,000। 12,000 क्यों? 1,000 पर मंथ है, 12 महीने होते हैं, तो उस हिसाब से इस साल का खर्चा 12,000 है, बट मैंने पे 14,000 कर दिया। इट मींस ₹2,000 इज प्रीपेड। करना पड़ेगा, मुझे शो करना पड़ेगा कि रेंट मेरा 14,000 मैंने पे कर दिया है, इसमें से मैं एडजस्टमेंट करूंगा, माइनस कर दूंगा प्रीपेड 2,000, तो मैं जो आउटर कॉलम में अपने एक्सपेंसेस दिखाऊंगा वो 12,000 दिखाऊंगा। ठीक है। इसी तरीके से बाकी एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको बोला स्टेशनरी कितना बोला, रुपीज आपको बोल दिया 5,000, और आपको नीचे बता दिया ₹1,000 इज स्टिल ड्यू। मतलब 1,000 का मैंने और सामान खरीदा था पर मैंने उसका पेमेंट नहीं किया है, ड्यू है वो। तो मुझे बताइए कि आपका इस साल का एक्सपेंस 5,000 है, 6,000 है या 4,000 है?
हाँ, तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि आपका एक्सपेंस 5000 है, 6000 है या 4000 है? 6000। 6000 है। क्यों? क्योंकि सर 5000 पे कर दिया तो वो तो मेरा एक्सपेंस है, प्लस 1000 अभी भी ड्यू है। ड्यू मतलब मैंने सर्विसेज रिसीव कर लिए या मैंने आइटम परचेज कर लिया, तो वो इस साल का है, बट वो 5000 में इंक्लूड नहीं है, तो मुझे उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ दिखाऊंगा कि स्टेशनरी एक्सपेंस कितना है, 5000 है। इसमें मैं एडजस्टमेंट करूंगा प्लस आउटस्टैंडिंग 1000, तो मैं आउटर कॉलम में कितना दिखाऊंगा, 6000। तो इस तरीके से हमें एडजस्टमेंट करना है। तो अभी हम यही सीखेंगे कि कौन कौन से एडजस्टमेंट आ सकते हैं और किसको प्लस करना है और किसको माइनस करना है। ठीक है, अभी जो मैं आपको नोट्स बनाऊंगा, इफ यू वांट टू मेक इन योर कॉपी, उसको प्रॉपरली बना लीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ बुक में या किसी और के नोट्स में आपको एटलीस्ट वैसे तरीके से तो नहीं मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले सबसे इजी वाला हम लोग लेते हैं, और ये एडजस्टमेंट हम देख भी चुके हैं, वो है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि वो चीजें जो एडजस्ट अभी नहीं हुई है। तो जो चीज एडजस्ट नहीं हुई है वो कभी भी आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखेगा। ट्रायल बैलेंस में हमें वही आइटम दिखते हैं जिसका जर्नल एंट्री पास हो चुका है। हमने जर्नल एंट्री पास करा होगा, जर्नल से वो लेजर में गया होगा और लेजर से वो ट्रायल बैलेंस के अंदर आया होगा, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है, अगर कोई भी पर्टिकुलर आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है, इट मींस उसका एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है, हमें दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही काम करना है, उस पर्टिकुलर आइटम को सही जगह पर पुट करना है, वेदर इन इधर इन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन अगर कोई ऐसा आइटम है जिसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो वो आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेगा, वो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिखेगा। उसी को ही हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में बता देगा कि आपने 1000 पे नहीं किया है, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जो भी एडजस्टमेंट होगा गाइस, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। क्यों दो इफेक्ट होते हैं? बिकॉज हमें पता है कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हम करते हैं तो उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट वाला एक क्रेडिट वाला। तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई आइटम आ गया है, इट मींस आपने उस आइटम का सिंगल इफेक्ट, वन इफेक्ट दे दिया है ऑलरेडी। अब आपको दूसरा इफेक्ट देना है, या तो आप ट्रेडिंग में लिखोगे या P&L में या बैलेंस शीट में। लेकिन अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दी है, बैलेंस के अंदर नहीं दिया है, इसका मतलब वो कहाँ दिया है, एडजस्टमेंट्स में दिया है, और उसके क्या होंगे, दो इफेक्ट्स होंगे। तो ये अपने जहन में डाल दीजिएगा कि अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो वो दो जगह पर आएगा, उसका एडजस्टमेंट दो जगह पर होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर कोई चीज एडजस्टमेंट में है, इट मींस उसका जर्नल एंट्री पास नहीं हुआ है। जर्नल एंट्री पास नहीं हुआ है, इसका मतलब ना हमने उसका डेबिट इफेक्ट दिया है ना उसका क्रेडिट इफेक्ट दिया है, तो अब हमें दोनों इफेक्ट देना पड़ेगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? ठीक, सो क्या समझ में आया कि अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है तो उसका सिंगल इफेक्ट होगा, और अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस के बाहर दी है, मींस एडजस्टमेंट में दिया है, तो उसका डबल इफेक्ट होगा। रीजन समझ में आया ना ऐसा क्यों होता है? चलिए बढ़िया, अब हम एडजस्टमेंट चालू करते हैं। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले सबसे इजी एडजस्टमेंट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। सो गाइस, क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें कभी नहीं दिया रहता है, बाहर ही दिया रहता है। इसका मतलब क्या है कि आपने क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल एंट्री पास नहीं किया है। आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल एंट्री क्या होता है? नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं।
अब मुझे ये बताइए कि क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, हमने पढ़ा था। क्यों लिखते हैं? क्यों लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो आपने सेल नहीं किया है, और आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो परचेज के अमाउंट में इंक्लूड होगा। क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है? जो मैंने खरीदा और नहीं बेचा। तो एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक परचेज में इंक्लूड होता है, बट क्योंकि वो हमने सेल नहीं किया है इसलिए हम उसको माइनस करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। If you remember the formula of cost of goods sold, opening stock plus purchase minus closing stock. तो क्लोजिंग स्टॉक को हम माइनस करते थे क्योंकि वो परचेस में इंक्लूड है। ठीक है। सो क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री क्या होती है गाइस? क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट है इसलिए हम उसको डेबिट कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्रेडिट आप किसे करोगे? क्रेडिट करोगे आप टू परचेज अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट। एक ही बात है। अगर आप परचेज अकाउंट क्रेडिट करोगे तो परचेज में से माइनस करके शो करोगे, और अगर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाओगे तो भी वो अल्टीमेटली माइनस ही हो रहा है। तो ये इसकी जर्नल एंट्री है। समझ में आया? तो देखिए इस जर्नल एंट्री का इफेक्ट क्या हो रहा है। इस जर्नल एंट्री का इफेक्ट ये है, जर्नल एंट्री का इफेक्ट ये है कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिया, इट मींस मैंने ये जर्नल एंट्री पास नहीं करा है। जर्नल एंट्री पास नहीं करा है मतलब क्लोजिंग स्टॉक मेरा स्टॉक है लेकिन मैंने उसको शो नहीं करा है, तो अब मैं इसको शो करूंगा। और स्टॉक एसेट है तो कहां पे शो करूंगा? बैलेंस शीट में। कौन से एसेट्स में? करंट एसेट्स में। और मैंने ट्रेडिंग अकाउंट को भी क्रेडिट नहीं करा या परचेस अकाउंट को क्रेडिट नहीं करा, इसलिए दूसरा इफेक्ट मैं क्या करूंगा? जाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट में और उसके क्रेडिट साइड पर लिख दूंगा। समझ में आया? तो मैंने क्या बोला कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया, इट मींस आपने ये जर्नल एंट्री पास नहीं करी है। जर्नल एंट्री पास नहीं करी मतलब आपने डेबिट इफेक्ट भी नहीं दिया और क्रेडिट इफेक्ट भी नहीं दिया है। तो अब क्या करोगे? अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं? पहला इफेक्ट, हम जाते हैं बैलेंस शीट में। कौन से साइड पे जाते हैं? एसेट साइड पर। कौन से एसेट में जाते हैं? करंट एसेट्स में। वहां जाकर हम अपने क्लोजिंग स्टॉक को लिख लेते हैं। और दूसरा इफेक्ट क्या होता है इसका? हम जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, क्या करते हैं? वहां पर क्रेडिट साइड पे लिख लेते हैं। यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन भी होता है हमारे पास, परचेज में से माइनस करके शो करो, पर वो हम माइनस करके शो नहीं करते, हम क्रेडिट साइड पर लिख लेते हैं। बात एक ही है। समझ में आया? सबको समझ में आया? चलिए, तो हमें समझ में आ गया कि अगर मुझे ट्रायल बैलेंस बाहर दिया है तो हम क्या करेंगे। लेकिन अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो क्या होगा? गाइस जनरली ऐसा होता नहीं है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाए। जनरली ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर कभी आ गया तो क्या हुआ? अगर आ गया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने ये वाला एंट्री पास कर दिया है, तभी तो वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है। और अगर आपने ये वाला एंट्री पास कर दिया है, इट मींस आप परचेस अकाउंट को ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हो। मतलब आपने परचेस में से ऑलरेडी माइनस कर दिया है। तो क्या दोबारा माइनस करने की जरूरत है? नहीं है। मींस अब आप उसे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखोगे, अब आप एक ही काम करोगे। क्या काम करोगे? आप जाओगे बैलेंस शीट में कि ये एसेट है, इसलिए आप क्या करेंगे? करंट एसेट्स में जाकर इसको शो कर देंगे। दैट्स इट। ये वाला इफेक्ट आप नहीं दोगे अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है क्लोजिंग स्टॉक तो। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये समझ में आ गया?
क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया, इट मींस मैंने जर्नल एंट्री पास कर दी है, इट मींस मैंने परचेज में से ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया है, दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर? सो लेट्स समराइज इट। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है तो दो जगह पर आएगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, एक बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में। और अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो एक ही जगह आएगा, वो है बैलेंस शीट में। क्यों बैलेंस शीट में आ रहा है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट होता है। फाइन, दिस इज द बेसिक एडजस्टमेंट। सबसे पहला दूसरा बेसिक एडजस्टमेंट वो है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन, गाइस आप में से कोई मुझे बता सकता है डेप्रिसिएशन का नेचर क्या होता है? एसेट, लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस? लायबिलिटी नहीं, एक्सपेंस होता है बच्चे, एक्सपेंस। सो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज अवर एक्सपेंस। चलिए, अब आप में से कोई मुझे बता सकता है कि डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या पास होती है? सर डेबिट पे लिखते हैं। हाँ, डेप्रिसिएशन डेबिट पे लिखते हैं। क्रेडिट पे किसे लिखते हैं दिव्या? सर जो भी आइटम होता है जिस एसेट के ऊपर वो डेप्रिसिएशन Yes, sir. चार्ज हो रहा है ना? सो जर्नल एंट्री हमारी क्या बनती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और जिस भी एसेट के ऊपर वो लग रहा है टू एसेट अकाउंट, यही एंट्री होता है। अब इस एंट्री का इंपैक्ट देखिए क्या हो रहा है। इस एंट्री का इंपैक्ट ये है कि आपने अपने एसेट को क्रेडिट कर दिया है। क्रेडिट कर दिया मतलब आपने एसेट की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो एक इफेक्ट तो यह है कि आपका एसेट जो है वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। और दूसरा इंपैक्ट क्या है? ये डेप्रिसिएशन जो डेबिट हो रहा है, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, तो हमारे एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। यस और नो? अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है, वो कहां दिया हुआ है? इन एडजस्टमेंट्स के अंदर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिया, इट मींस मैंने ये वाली जर्नल एंट्री पास नहीं करी है। अगर ये वाली एंट्री मैंने पास नहीं करी है तो इसका मतलब ना मैंने एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करा है, ना ही मैंने अपना एक्सपेंस इंक्रीज करा है। दोनों ही चीजें नहीं करी। तो अब मैं दोनों चीजें कर लूंगा। क्या करूंगा? जाऊंगा बैलेंस शीट में। कहां जाऊंगा? फिक्स्ड एसेट्स में जाऊंगा, और जिस भी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर ये डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है उसमें से जाकर माइनस कर दूंगा। यस और नो? दूसरा काम क्या करूंगा? जाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, साइड में जाऊंगा, डेबिट साइड पर जाऊंगा। डेबिट साइड पर जाकर डेप्रिसिएशन लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है ना? तो अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है, एडजस्टमेंट में दिया है, तो उसके दो इफेक्ट क्या है? एक तो बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स में से माइनस करो, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर लिख लो। ये समझ में आया सबको? तो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिया है तो ये हमारे दो इफेक्ट होंगे। फिर दूसरा, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, इट मींस मैंने ये वाली जर्नल एंट्री पास कर दी है, ये वाली एंट्री पास कर दी, इट मींस मैं एसेट की वैल्यू को ऑलरेडी रिड्यूस कर चुका हूं। यस और नो? तो क्या दोबारा मुझे एसेट में से माइनस करने की जरूरत है? नहीं है। क्यों सर? आपने एंट्री पास कर दी, एंट्री पास कर दी है तो दोबारा एसेट को रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें? डेप्रिसिएशन का नेचर क्या है? एक्सपेंस है। तो आप सिर्फ एक काम करिए। क्या करिए? जाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड पर जाकर लिख दीजिए। खत्म कहानी। ठीक है, सो लेट्स समराइज इट। डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है, एडजस्टमेंट में दिया है, तो आपको दो काम करने पड़ेंगे, एसेट में से माइनस और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो आपको क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस में से डेबिट साइड पर जाकर लिख देना है, एसेट में से माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? विवान क्लियर है? Yes, sir. ओके।
तीसरा, क्या मैं एक एक करके एक एक क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, इट विल गोइंग टू बी वेरी लेंथी, इसलिए हम क्या करें, चार चार एडजस्टमेंट पकड़ के चलेंगे। तो आज मैं पूरे बेसिक वाले एडजस्टमेंट करवा रहा हूँ। बेसिक से मतलब क्या है, ये एडजस्टमेंट तो आते ही आते हैं। थर्ड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। से कोई मुझे बताएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? तो लाइबिलिटी। लायबिलिटी, वेरी गुड, लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी होती है? क्योंकि आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, देना था लेकिन हमने नहीं दिया। अब कोई मुझे बताएगा इसका जर्नल एंट्री क्या होता है? आउटस्टैंडिंग डेबिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट। तो क्रेडिट क्या होगा? तो जो भी एक्सपेंस है। वो डेबिट होगा। यस सर। अच्छा, आउटस्टैंडिंग का नेचर क्या होता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? क्रेडिट। क्रेडिट। तो आउटस्टैंडिंग डेबिट कैसे होगा? तो हमारे डिस्कशन से हमें क्या पता चला कि सर इसका एंट्री होगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एंट्री क्यों हो रही है? इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि मेरा एक एक्सपेंस है बट मैंने पे नहीं किया है। तो एक्सपेंस है तो इसलिए मैंने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ? मेरे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए। मैंने पे नहीं किया तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, तो मैंने लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया, मींस मेरी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। यस और नो? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अगर अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, मतलब एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? मैंने ये वाली जर्नल एंट्री पास नहीं करी है। ये वाली जर्नल एंट्री पास नहीं करने का इम्पैक्ट क्या है? ना आपने अपने एक्सपेंस को इंक्रीज किया है, ना ही आपने अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज करा है। तो अब आपको दोनों काम करने पड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे? पहला इफेक्ट देने के लिए आप जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दोनों में से किसी एक जगह पर। अब दोनों में से हम कौन सी जगह पे जाएंगे सर? अगर आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है तो आप ट्रेडिंग में जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, अगर सैलरीज आउटस्टैंडिंग है तो P&L में जाएंगे, है ना? तो वो डिपेंड करेगा कौन सा एक्सपेंस है कि हमें कौन से अकाउंट में जाना है। सो हम जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वहां पर हम क्या करेंगे? एक्सपेंस को प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे। हाँ, डेबिट साइड पर जाएंगे और जो भी एक्सपेंस है उस एक्सपेंस में जाकर प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब मेरा खर्चा है तो खर्चे को बढ़ाओ। तो ये पहला काम किया। और दूसरा, मैंने एक्सपेंस को तो बढ़ा दिया, अब लायबिलिटी को भी बढ़ाना है। तो मैं कहाँ जाऊंगा? लायबिलिटी कहाँ पर होती है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में। तो जाऊंगा बैलेंस शीट में, करंट लायबिलिटी। हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, उसमें से करंट लायबिलिटीज में जाऊंगा और वहां पर जाकर अलग से शो कर दूंगा। तो आउटस्टैंडिंग हमारी करंट लायबिलिटी होती है। ठीक है, ये समझ में आया सबको? समझ में आया? अभी हम जब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा हमको। तो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है तो हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे? ये वाला जो अभी हमने सीखा। दो एडजस्टमेंट जाएंगे, एक्सपेंस को बढ़ा देंगे और लायबिलिटी को भी इंक्रीज कर देंगे। और अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिया, अंदर दिया है इनसाइड, तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब ये है कि मैं ये अपनी जर्नल एंट्री पास कर चुका हूं। अगर ये जर्नल एंट्री में पास कर चुका हूं, इसका मतलब मैंने अपने एक्सपेंस को ऑलरेडी इंक्रीज कर दिया है। दोबारा इंक्रीज करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो सर क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अपनी लायबिलिटी होती है, जाओ बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर जाकर इसको अलग से शो कर दो, खत्म कहानी। एक्सपेंस में कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, चलिए फिर लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट कौन सा अपना? प्रीपेड, इसी का ही उल्टा। तो अब आप बताओ प्रीपेड एक्सपेंस का नेचर क्या होगा? बहुत टफ है बताना ये तो। सर ये एसेट। एसेट है सर, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है तो प्रीपेड एसेट होगा। और कॉन्सेप्चुअली जाए तो सर प्रीपेड मतलब मैंने पहले ही दे दिया है, मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिला है, तो बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, इसलिए ये हमारा एसेट है। तो प्रीपेड क्या होता है? एसेट का नेचर है। अब आप में से कोई मुझे जर्नल एंट्री भी बता दो इसकी। सर ये डेबिट होगा। हाँ ये डेबिट होगा सर, एसेट है इसलिए डेबिट होगा। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा? एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने प्रीपेड को डेबिट क्यों किया और एक्सपेंस को क्रेडिट क्यों किया? चलो सर यही प्रीपेड पहले वाला तो पे अभी करते हमने हैं। डिस्कस कर लिया कि सर वो एसेट है इसलिए डेबिट हो गया। एक्सपेंस को क्रेडिट क्यों करा कहा गया? और क्रेडिट क्यों करा? सर क्योंकि एक्सपेंस कम अभी कम कर दिया हमने पे करके। हाँ एग्जैक्टली, नहीं अभी से कम नहीं कर दिया है, मैंने एक पे ज्यादा कर दिया है, पर जो मैंने ज्यादा पे कर दिया वो मेरा एक्सपेंस नहीं है, तो मुझे अपने एक्सपेंस को रिड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है। तो क्योंकि एक्सपेंस देखिए आउटस्टैंडिंग से एक्सपेंस बढ़ जाता है, इसलिए हमने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया था। प्रीपेड से एक्सपेंस को कम कर दिया जाता है क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है, इसलिए हमने एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया। ये समझ में आया? बहुत बढ़िया, तो ये एंट्री होगी, जर्नल एंट्री भी हमें समझ में आ गई। अब इस जर्नल एंट्री का इम्पैक्ट देखिए क्या है, अभी अभी हमने डिस्कस ही कर लिया। क्या इम्पैक्ट है कि मेरे एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, और क्या हो रहा है, मेरे एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं। यस और नो? यस। तो चलिए फिर, अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है, एडजस्टमेंट में दिया है, तो मैं क्या करूंगा? ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया, इट मींस मैंने ये एंट्री पास ही नहीं करी है। ये एंट्री मैंने पास नहीं करी, इसका मतलब मैंने ना एसेट को इंक्रीज करा है ना मैंने एक्सपेंस को डिक्रीज करा है, दोनों ही काम नहीं करे। तो चलिए अब दोनों ही काम करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों में से किसी एक में। कैसे पता चलेगा? डिपेंड करता है कि वो एक्सपेंस डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। ठीक, तो अगर डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में जाएंगे, पी एंड एल है तो क्रेडिट में जाएंगे, उसके डेबिट साइड पे जाएंगे और एक्सपेंस में प्लस करेंगे कि माइनस? माइनस। क्यों? क्योंकि प्रीपेड इस साल का एक्सपेंस नहीं होता है। तो एक काम तो हमने कर लिया, अपने एक्सपेंस को रिड्यूस कर लिया। दूसरा काम क्या करना है? एसेट को इंक्रीज करना है, तो जाऊंगा बैलेंस शीट में, एसेट साइड पर, और वहां पर करंट एसेट्स में जाकर लिख लूंगा। ठीक है? ठीक है गाइस, तो प्लीज आना, अभी मैं करवाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इन एडजस्टमेंट को अपनी कॉपी में लिख लो। अभी एक चीज और करनी रह गई, सॉरी, क्योंकि जब लिखोगे ना थोड़ा दिमाग में याद रहेगा, फिर हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। कौन सी चीज हमने नहीं करी? कि अगर ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो क्या होगा? बताइए, आप में से कोई बता सकता है? देंगे। सर बैलेंस शीट में एसेट साइड से हाँ, करंट क्यों? एसेट। क्योंकि सर अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो हम एंट्री पास कर चुके हैं, एंट्री पास कर चुके हैं मतलब हम अपने एक्सपेंस को ऑलरेडी डिक्रीज कर चुके हैं, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें? सब प्रीपेड का नेचर एसेट होता है, तो एसेट साइड में जाकर लिख लीजिए। ठीक है, सो मैंने आपको 4 एडजस्टमेंट अभी करवाए और पूरा डिटेल में बताया है फ्रॉम जर्नल कि जर्नल एंट्री क्या होगी। देखिए मैंने उसका जर्नल एंट्री बताया, अकाउंटिंग इक्वेशन का इम्पैक्ट बताया, और उसके हिसाब से मैंने आपको एडजस्टमेंट समझाया। इतने, इससे ज्यादा डिटेल में मैं नहीं समझा सकता। ठीक, सो इनको आप लिख लीजिएगा इसे। जब लिखोगे ना अपनी कॉपी में, नोट्स तो मिल ही जाएंगे, बट लिखोगे तो दिमाग में घुसेगा। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, लिख लीजिए।
सबका हो गया? यस सर। चलिए क्वेश्चन करके देखें एक, कैसे इसका इम्प्लीकेशन होता है। आइए सो हम लोग एक अपना पुराना क्वेश्चन ही उठाते हैं। कोई सा अच्छा क्वेश्चन, चलिए इसी को उठा लेते हैं। समझिए ये क्वेश्चन आपको दिया है, अभी क्या हो रहा था, राइट नाउ व्हेन वी आर डूइंग विदाउट एडजस्टमेंट तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस दिया रहता था बस। अभी आपको क्या करेगा, इस क्वेश्चन के साथ यहाँ पर नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे देगा। सो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, फिर एक बुक का क्वेश्चन करेंगे और आपको लास्ट में फिर बोल दिया प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक, ये हमको एडजस्टमेंट दे दिया। अब जैसे ही आपको ये क्वेश्चन आएगा ना, तो आप सबसे पहले काम क्या करेंगे, एक बार फटाफट से पूरे क्वेश्चन को रीड कर लेंगे कि आपको पता चल जाए कौन कौन से एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। सो एडजस्टमेंट दिया और कौन कौन से आइटम दिए हुए हैं, तो हमने एक बार रीड कर लिया। और फिर दूसरा काम क्या करेंगे, आप टिक कर लेंगे कि कौन कौन से आइटम में एडजस्टमेंट है। लाइक एक एडजस्टमेंट तो क्लोजिंग स्टॉक है ही, दूसरा क्या रेंट है, क्या एडजस्टमेंट है बाद में सोचेंगे, पहले आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर टिक कर लेंगे कि भैया रेंट में एडजस्टमेंट है। फिर किस में एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में भी एडजस्टमेंट है। फिर किस में है, प्रेमाइसेस में भी एडजस्टमेंट है और फर्नीचर में भी एडजस्टमेंट है। तो ये चार जगह हमारे एडजस्टमेंट है। टिक करने से क्या होता है ना कि हमारा काम थोड़ा नीट एंड क्लीन रहता है और चीजें हमारी मिस नहीं होती है। तो हमने पहले टिक कर लिया। सो पहला काम किया, क्वेश्चन रीड करा। दूसरा काम किया, हमने टिक कर लिया कौन कौन से आइटम एडजस्टमेंट है। तीसरा काम क्या करेंगे, आप अपने पूरे फॉर्मेट्स बना लेंगे वैसे ही जैसे हम करते थे ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। तो मैं भी बना लेता हूँ। ठीक, ये हमारे फॉर्मेट्स बन गए। फिर हम वही काम करेंगे जो हम करते हैं, पूरा सीक्वेंस पकड़ के चलेंगे। चलिए तो देखते जाइएगा, मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, कहीं पर कोई भी डाउट हो रोक लीजिएगा। सबसे पहले दिया है सेल्स। अब मैंने आपको एक चीज बोला है, जब भी क्वेश्चन में सेल्स या परचेस आए, आप पहले तो ये चेक कर लीजिएगा कोई सेल्स रिटर्न या परचेस रिटर्न दिया है या नहीं दिया है। सो आप क्वेश्चन में देखेंगे तो इधर रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बाय सेल्स लिखेंगे और आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे, इनर कॉलम में सेल्स का अमाउंट लिख लेंगे, कितना है 9,20,000। फिर चले, क्या दिया हुआ है, परचेसेस, परचेसेस दिया है और परचेस रिटर्न भी दिया है। तो फर्स्ट लाइन ओपनिंग स्टॉक के लिए छोड़ दी। दूसरा मैंने यहाँ लिख लिया टू परचेसेस, इसको भी इनर कॉलम में लिख लूंगा 6,83,000। उसके बाद क्या दिया है, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है गाइस सेल्स रिटर्न। सो मैं क्या करूंगा, इधर सेल्स में जाऊंगा, यहाँ पर माइनस करूंगा सेल्स रिटर्न। तो इससे हम लोग माइनस कर देंगे, कितना है सेल्स रिटर्न 13,000। इसको आउटर कॉलम में अब हम लिख सकते हैं। फिर क्या दिया हुआ है, परचेसेस, तो इसमें से माइनस करूंगा परचेस रिटर्न। ये हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 22,000, इधर माइनस कर दूंगा 22,000 और आउटर कॉलम में लिख लूंगा 6,83 माइनस 22,000। सिंपल। उसके बाद क्या दिया है, स्टॉक। ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक। कैसे पता चला, क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया हुआ है तो ऑब्वियसली ये ओपनिंग स्टॉक ही होगा। टू ओपनिंग स्टॉक कितना अमाउंट है, 1,76,000। उसके बाद क्या दिया, कैरियज इनवर्ड। ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और इसके साथ कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख लेते हैं। तो देखो टिक करने से क्या फायदा चलता है, ये पता चलता है कि मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखूं या पहले इनर कॉलम में लिखूं। सो क्योंकि कैरियज इनवर्ड के आगे टिक नहीं है, मींस इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में 24,000 लिख सकते हैं। फिर क्या है, रेंट। अब रेंट P&L में आता है और इसके साथ टिक लगा हुआ है, मींस इसके साथ एडजस्टमेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे P&L में टू रेंट और इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 22,000। दूसरा काम क्या करेंगे, जाएंगे नीचे देख लेंगे कि क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है। सो क्या बोला हुआ है, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च ₹2,000 इज स्टिल ड्यू टू बी पेड। मतलब ये क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग है ना। आउटस्टैंडिंग का इम्पैक्ट हमने पढ़ा था। आउटस्टैंडिंग मतलब वो हमारा एक्सपेंस है, तो हमें एक्सपेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा और क्योंकि हमने पे नहीं करा है तो लायबिलिटी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो देखिए मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ लिखवाया था आपको
आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, अरे सॉरी, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, एक्सपेंस में प्लस कर देंगे और करंट लायबिलिटी में लिख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ रेंट में जाएंगे, इसके नीचे लिखूंगा प्लस आउटस्टैंडिंग, इधर कर दूंगा 2000 और आउटर कॉलम में अब आ जाएगा 24,000 और इसी 2000 को जो आउटस्टैंडिंग था जाऊंगा बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में, यहां पर लिख लूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट 2000। ये समझ में आया? तो हमने क्या करा, देखिए एक्सपेंस को इंक्रीज कर दिया और लायबिलिटी को भी इंक्रीज कर दिया। चलेगा? बहुत बढ़िया। चलिए आगे क्या करते हैं, रेंट का काम हो गया। तो मेरी आदत ये है कि मैं हमेशा जो एडजस्टमेंट हो जाता है उसको टिक कर देता हूं ताकि याद रहे कि भैया ये मेरा काम हो चुका है। उसके बाद आए डिस्काउंट, डिस्काउंट भी एक्सपेंस होता है, इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में हम लोग लिख सकते हैं। तो आएंगे पी एंड एल में, इधर लिखेंगे 37,500 टू डिस्काउंट। उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग भी हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 7,200। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस के साथ टिक है, इट मींस इसमें एडजस्टमेंट होगा, एडजस्टमेंट होगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा टू इंश्योरेंस और इनर कॉलम में लिखूंगा 5,000। क्यों? क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। ध्यान से देखेंगे इसमें एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है। इसमें एडजस्टमेंट बोल रहा है कि इंश्योरेंस जो है ना वो आपने साल भर के लिए पे करा है, मतलब दिस 5,000 बिलोंग्स टू 1 ईयर, 1 ईयर मींस 12 मंथ्स, यस और नो? ठीक है। और ये इंश्योरेंस आपने कब पे करा है, 1 जुलाई। मेरा जो इंश्योरेंस का पीरियड है, इंश्योरेंस का जो मेरा पीरियड है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 तो ये एंड कब होगा, 30 जून 2018। ये समझ में आया? ठीक है। लेकिन गाइस बात ये है कि आप कौन सी डेट को प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो। आपका जो करंट ईयर है वो एंड कब होता है, 2018 मार्च। ठीक है, मतलब अब यहाँ 3 डेट्स मिल रही हैं, 1 जुलाई 2017, सेकेंड डेट हमें मिल रही है 31 मार्च 2018 और थर्ड डेट मिल रही है हमें 30 जून 2018। मैंने जो इंश्योरेंस का अमाउंट पे करा है वो बिलोंग करता है इस ईयर को, जबकि मेरा करंट ईयर खत्म हो जाता है इस डेट पर। ये वाला जो एक्स्ट्रा पीरियड है ये मेरे करंट ईयर में फॉल नहीं करता है। तो बताइए ये प्रीपेड है कि आउटस्टैंडिंग है? हाँ दिव्या बता। प्रीपेड है। प्रीपेड है क्यों? क्योंकि सर मैंने पहले ही पे कर दिया है नेक्स्ट ईयर का। कितने मंथ्स का पे कर दिया है, अप्रैल, मई एंड जून। सो 3 मंथ्स जो है मैंने पहले ही पे करा, तो 3 मंथ्स का प्रीपेड है। ये समझ में आया? सो इस तरीके से घुमा के आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। दैट्स व्हाई डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो मुझे एक चीज समझ में आ गया कि 3 मंथ्स का प्रीपेड है। तो अब मैं क्या करूंगा, प्रीपेड का अमाउंट कैसे निकालूंगा? प्रीपेड का मैं अमाउंट निकालूंगा, टोटल पेमेंट किया है मैंने 5,000, तो प्रीपेड कितना है 3 मंथ्स का, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3/12। तो पता चल गया मुझे 1250 जो है प्रीपेड है। ये समझ में आया? अब प्रीपेड है तो प्रीपेड का एडजस्टमेंट हमने देखा था, क्या करना है हमें, एक्सपेंस में से माइनस करना है और एसेट्स में लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा इधर इंश्योरेंस में, यहाँ पर माइनस कर दूंगा प्रीपेड -1250, यहाँ आउटर कॉलम में लिख लूंगा 3750 और ये प्रीपेड मैंने एक्सपेंस में से हटा दिया। अब एसेट को इंक्रीज करेंगे तो करंट एसेट में जाऊंगा, इधर लिख लूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस 1250। समझ में आया? वेरी गुड। आगे बढ़े कि कोई डाउट है? नहीं। चलिए
सो ये हो गया इंश्योरेंस। ट्रेवलिंग एक्सपेंस, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 14,000 टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद क्या दिया हुआ है, टू पोस्टेज, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें, जब मुझे स्पेस चाहिए रहेगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू पोस्टेज, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो इनका अमाउंट डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं हम लोग। कितना अमाउंट था, 6,200 एंड 9,000, 6,200 एंड 9,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बैड डेब्ट्स। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बैड डेब्ट्स लॉस होता है, वो भी P&L में आएगा। टू बैड डेब्ट्स, देखिए बैड डेब्ट्स क्या दिया हुआ है, 4,000, इधर लिख लेंगे 4,000। उसके बाद आए डेटर्स। डेटर्स करंट एसेट्स होते हैं, 2,20,000, तो करंट एसेट्स में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेटर्स 2,20,000। उसके बाद क्या दिया, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने दिए, 1,28,000, वो भी करंट लायबिलिटी में। क्रेडिटर्स 1,28,000। फिर क्या दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है। तो लोन जो है वो लायबिलिटी होता है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है। अगर कुछ नहीं बोला है तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लोन फ्रॉम माता बिन 50,000 का, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, देखें कैपिटल। कैपिटल में तो हमेशा एडजस्टमेंट होता है, इसलिए हम उसको इनर कॉलम में लिखते हैं 5,25,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होती है 19,100, इसमें से माइनस कर दूंगा ड्राइंग्स 19,100। उसके बाद क्या दिया हुआ है, देखिए बिजनेस प्रीमाइसेस। अब इसमें एडजस्टमेंट है, दोनों में एडजस्टमेंट है। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे, ये फिक्स एसेट है, यहाँ पे लिखेंगे बिजनेस प्रीमाइसेस। कितना अमाउंट दिया हुआ था, 3,90,000, 3,90,000। अब गाइस आपको ध्यान क्या रखना है, बिजनेस प्रीमाइसेस में इसने क्या बोला है, डेप्रीसिएशन लगाना है। कितने का, 20% का। डेप्रीसिएशन का हम एडजस्टमेंट क्या करते हैं, इसको हम बैलेंस शीट में से एसेट में से माइनस करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है। तो चलिए इसमें से यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस डेप्रीसिएशन। कितना है, 20% है, तो 3,90,000 का 20% 78,000। तो हम लोग यहाँ पर माइनस 78,000 कर देंगे। एक काम ये करा, इधर आउटर कॉलम में अब आ जाएगा 3,12,000। और क्योंकि ये डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन प्रीमाइसेस 78,000। उसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर के ऊपर भी डेप्रिसिएशन है। कितना, 15,000 और 10% का डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फर्नीचर 15,000 और इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, माइनस 15,000 इंटू 10%, 1,500। तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 13,500 और ये 1,500 यहाँ चला जाएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ये समझ में आया, इजी। चलिए अब क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देख लीजिए क्या कोई चीज छूटी है। देखें ट्रायल बैलेंस हमने पूरा कर लिया, एक चीज छूट गई। क्या छूट गया, ये स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है कि बाहर है, बाहर है। तो इसके दो एडजस्टमेंट होंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,40,000। और दूसरा काम क्या करेंगे, आएंगे करंट एसेट्स में, यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000। ठीक।
उसके बाद ये हो गया। अब देखिए क्या एडजस्टमेंट हमारे सारे हो गए, रेंट कर लिया था, इंश्योरेंस भी कर लिया, डेप्रिसिएशन भी, दोनों कर लिया, खत्म कहानी। अब हम आराम से बैठकर अपना जीपीएनपी निकाल सकते हैं। अच्छा गाइस, आपको पता है कि अगर आप इतना भी कर आ जाओगे और जीपीएनपी और बैलेंस शीट का टोटल नहीं भी लगाओगे, तो भी अगर ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप पे 1.5 मार्क्स कटेंगे। अब लोग इसे 1.5 तो ज्यादा होता है, बट गाइस आप सोचिए टाइम कितना लगेगा प्लस माइनस करने में। सो जब भी आप फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन करें अपने एग्जाम में, आप सब कुछ कर लीजिए, टोटल जो है ना वो तब करिएगा जब आपके पास टाइम अवेलेबल हो। अदरवाइज क्या होगा, प्लस माइनस के चक्कर में दूसरे मेन क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक है, इतना कर लिया, आउट ऑफ 8 6.5 तो पक्का है अगर आपने सब कुछ सही किया है तो। E1 अगर चेकर जो है वो लीनियंट है तो वो 6.5 की जगह 7 भी दे सकता है आपको, अगर आपने सब कुछ सही किया है तो। ठीक, तो अब हम फुर्सत में अपना यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस 11,47,000 माइनस 8,61,000, तो जीपी आ गया 286। यहाँ ट्रांसफर करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउनवर्ड 86,000। फिर अपना एनपी निकालेंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इस साइड का टोटल 2,86,000 माइनस इस साइड का टोटल 185,150, तो नेट प्रॉफिट आया 100,850। इसको यहाँ प्लस कर देंगे 100,850। आउटर कॉलम में आपका कैपिटल आ गया। यहां तक पहुंचने के बाद आप क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल लगाएंगे और आंखें बंद करके मेरा नाम लेंगे तो जादू हो जाएगा। और फिर बोलना कि बैलेंस शीट के दोनों साइड के टोटल निकलने का सुख सिर्फ एक कॉमर्स स्टूडेंट ही समझ सकता है। साइंस स्टूडेंट को बोलिए फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन करके बता, मजा आ जाएगा। इज इट क्लियर गाइस? सो प्लीज नोट इट डाउन इफ यू वांट टू। ओके ग्रेट। सो और एक काम और, जो एडजस्टमेंट मैंने आपको लिखवाए उसको अगेन रिपीट करिएगा, देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए काफी बच्चों को याद रहता है ये चीज कि ये प्लस होगा और ये इस साइड पर आएगा, लेकिन क्यों, उसका जर्नल एंट्री क्या, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना, तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा ना, तो कभी फ्यूचर में कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट भी आ गया, आप अपने आप उसको एडजस्ट कर लोगे कि वो कहाँ पर आएगा। रटोगे तो सिर्फ वही एडजस्टमेंट याद होगा, कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो उस एडजस्टमेंट से जितने एडजस्टमेंट बन सकते हैं वो सब आपको आ जाएंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई मैं इतना डिटेल में गया। मैंने पहले आपको नेचर बताया, फिर जर्नल एंट्री, फिर इम्पैक्ट, और फिर उसका क्या एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय श्री राम। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।